Hello students, welcome back to our YouTube channel The Age Institute। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाली हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। क्या पढ़ने वाले हैं? द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेवोल्यूशंस, जो लगातार रेवोल्यूशंस आए हैं, यानी जो सेकेंड वेव आई है रेवोल्यूशन की, उसके बारे में हम यहाँ पे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं, ठीक है, और उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ली हुई थी। ठीक, कुछ जो आपके एनसीईआरटी में कुछ उनका जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, उस इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था। उसी के क्रम में, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फ्रांस में जो सेकेंड वेव आती है, किसकी? रेवोल्यूशन की। ठीक है, फ्रांस में जो रेवोल्यूशन की सेकेंड वेव आती है, उस सेकेंड वेव में रेवोल्यूशनरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक, तो अब आज हम उन्हीं रेवोल्यूशनरीज के थ्रू जो रेवोल्यूशंस का एक कह सकते हो झड़ी लगी हुई थी, ठीक है, लगातार रेवोल्यूशंस हो रहे थे, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, इसीलिए इसको बोला जा रहा है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब क्या है कि 1830 से लेकर 1848 तक लगातार रेवोल्यूशंस हुए। अब ऐसा नहीं कि केवल एक जगह रेवोल्यूशन हुआ है, कई जगह रेवोल्यूशंस हुए। जैसे आप देखोगे फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, और आपके बेल्जियम में क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में रेवोल्यूशन हुआ है, ग्रीस में रेवोल्यूशन हुआ है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कनेक्ट करना स्टोरी को। अभी तक हम लोगों की जो चैप्टर चल रही है बच्चों, ठीक, कुछ बच्चों को तो हो सकता है कि बीच बीच में ऐसा लगता है क्या ये कहाँ थे हम लोग, कहाँ से क्या शुरू हो गया। ठीक है, तो बच्चों जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर में हो क्या रहा है उस चैप्टर में हो क्या रहा है कि आपका चैप्टर चलता है, स्टोरी चलती है, ठीक है, फिर थीम आ जाती है, स्टोरी चलती है, थीम आ जाती है, स्टोरी चलती है, थीम आ जाती है। तो इसलिए हर बार नए टॉपिक के साथ जब भी हम स्टोरी पे दोबारा बैक होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो एज ऑफ रेवोल्यूशन, ये हमारी स्टोरी है। इससे पहले जो हम लोगों ने रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा था, वो हमारी थीम थी। ठीक, तो अब थीम के बाद जब हम दोबारा स्टोरी पे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो इसीलिए हमें स्टोरी को कनेक्ट करना जरूरी है, ताकि पूरा होल स्टोरी हमें पूरी तरीके से फिर से क्लियर हो जाए और हम अपने आप को कनेक्ट कर पाए कि हाँ, ये हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करते हैं शुरू से। ठीक है, यानी जहाँ से हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, उस चैप्टर से हम लोग अपनी स्टोरी को कनेक्ट करते हुए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ हम थीम को डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ केवल हम स्टोरी जो हमारी चल रही थी उसे ही डिस्कस करेंगे। तो बच्चों स्टोरी क्या थी? तो सबसे पहला था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग्स आना, यानी राष्ट्रवाद की भावना आना। तो राष्ट्रवाद की भावना आना यानी एक नेशन स्टेट होने से पहले यूरोप में कैसी सिचुएशन थी, ठीक है, प्री रेवोल्यूशनरी सोसाइटी कैसी थी। तो आप सभी जानते हो कि उस समय क्या होता था, ठीक है, मोनार्क हुआ करता था। मोनार्क के साथ साथ उस समय क्या होते थे, 3 स्टेट्स होते थे। उन स्टेट्स में क्या होता था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे, उन्हें वो क्या करते थे, यूज़ करते थे। बाकी जो थर्ड स्टेट के लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो बहुत ही गरीब होते थे, उन्हीं पे सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, वही ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। ठीक है, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, नोबेलिटी और इस तरीके से। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोगों ने प्री रेवोल्यूशनरी सोसाइटी देखा था कि क्या होता था कि सारे अत्याचार हम लोग देखते थे कि जो हमारा थर्ड स्टेट था उसी पे हो रहे थे। अब थर्ड स्टेट में भी क्या होता है, उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे वहाँ पर भी क्या होता है, थोड़ा सा लोग अप करते हैं, अपने आप को ग्रोथ कराते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक, जो हमारी प्री रेवोल्यूशनरी सोसाइटी थी, उसी में फिर क्या होता है, धीरे से एक मिडिल क्लास इमर्ज होकर के आता है। ठीक है, जिसे हम एजुकेटेड मिडिल क्लास या लिबरल मिडिल क्लास कहते हैं। ठीक है, उन्हीं की वजह से क्या होता है कि 1789 में क्या आता है, फ्रांस का रेवोल्यूशन आता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, 1789 में क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, लुई 16 उस समय का मोनार्क था। ठीक है, बहुत डीप में स्टोरी नहीं जाएंगे, सिर्फ सिंपल सा ओवरव्यू लेंगे। तो क्या था, फ्रांस का मोनार्क उस समय था लुई 16। लुई 16 बहुत ही अत्याचारी शासक था, ठीक, बहुत लग्जरियस लाइफ जीता था। तो होता क्या था कि कन्फ्लिक्ट होने लगा, थर्ड स्टेट के लोगों का एक जो एक कह सकते हो कि पेशेंस का भी एक
कह सकते हो एक लिमिट होती है। तो उनका पेशेंस टूटा, ठीक है, सब्र का बांध टूटा, और वो उनका जो सब्र का बांध टूटा तो उनका गुस्सा बढ़ा, ठीक है। अब वो जो गुस्सा था वो जा करके लुई 16 पर उन्होंने फोड़ दिया। अब लुई 16 पे जब उन्होंने अपना गुस्सा फोड़ा तो लुई 16 वहां से फरार। अब लुई 16 भाग खड़ा हुआ। अब लुई 16 चला गया तो अब जो पावर थी वो क्या हो जाती है, पर्टिकुलर किसके पास चली जाती है, आपके उस फ्रांस के जो सिटीजन्स थे उनके हाथों में चली जाती है, ठीक है। कुछ बॉडी बनाई जाती है जिसके कुछ मेंबर्स होते हैं जो फ्रांस की रूलिंग पार्टी के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, रूलर्स के तौर पे काम करते हैं। मतलब कैसे रूलर नहीं कहोगे आप एक तरीके से, जैसे कि आज के समय में हमारे नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, उसी तरीके के लीडर्स थे जो उस समय फ्रांस को चला रहे थे, ठीक। तो ये कहानी थी हमारी फ्रांस के रेवोल्यूशन को लेकर के। तो फ्रांस क्या था, फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था, ठीक है, 1789 का, वो बेंचमार्क का काम करता है हमारे पूरे यूरोप में, किसके लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग्स को इमर्ज करने के लिए। तो यहाँ तक तो बात समझ में, लुई 16 हटा दिया गया। फिलोसफर्स की देन थी कि लोगों के मन में ये भावना जागृत हुई कि एक नेशन होना चाहिए, एक राजा होना चाहिए, ठीक है, एक नेशन होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए जो एक जैसा इक्वली हम लोगों की अच्छे और बुरे के बारे में सोचे, ठीक है। फिलोसफर्स ने तख्ता पलट किया। अब फिलोसफर्स ने उस समय क्या किया था, ये कसम खाई हुई थी कि हम अब इस जो हमने जो ये जो रेवोल्यूशन फ्रांस में किया है, अब हम ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे यूरोप में ये फैल जाए। तो उनके आइडियाज जो थे उनको वो फैलाना चाहते थे। तो आइडियाज को फैलाने के लिए उन्होंने क्या बनाया, जैकोबिन क्लब्स वगैरह बनाए, नेपोलियन को भेजा, ठीक है। नेपोलियन को कहाँ भेजा, 1797 में नेपोलियन वॉर, ठीक है, 1797 में नेपोलियन वॉर शुरू होता है। नेपोलियन वॉर का मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या था, जैकोबिन क्लब्स वगैरह बने थे। नेपोलियन को आइडियोलॉजी के साथ दूसरे स्टेट्स वगैरह में, ठीक है, दूसरे रीजन्स में, दूसरे किंगडम्स में भेजा गया कि जाओ तुम हमारी आइडियोलॉजी को भेजो। तो अब नेपोलियन की जो सेना थी, नेपोलियन की जो आर्मी थी, उसे हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी की तरीके लोग देख रहे थे। जो दूसरे किंगडम्स के लोग थे जो मोनार्क से परेशान थे, वो स्टार्टिंग में तो नेपोलियन को आता हुआ देख कर उसे हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के तौर पर उसका स्वागत करते थे कि आओ आओ हमारे मोनार्क को मारो, हमें आजाद कराओ। क्यों, इसके पीछे का रीजन था, फ्रांस में आया एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, ठीक है, फ्रांस में आई फ्री मार्केट का कंसेप्ट। ये बहुत कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो बाकी के किंगडम्स को आकर्षित कर रहे थे, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो लोगों ने नेपोलियन की आर्मी को, ठीक है, या फ्रांस की जो आर्मी थी उसको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के तरीके स्वागत किया, ठीक। अब लेकिन क्या होता है, बातें कुछ चेंज होती हैं, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं फ्रांस के रूलर के तौर पर, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। अब इसी का फायदा उठाकर नेपोलियन क्या हो जाता है, मोनार्क बन जाता है। अब नेपोलियन मोनार्क बनता है, फिर उसने अपनी फ्रांस की टेरिटरी को एक्सटेंड करना शुरू किया। लेकिन कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। तो होता क्या है, 1815 में नेपोलियन को ऑस्ट्रिया में डिफीट किया जाता है। नेपोलियन को ऑस्ट्रिया में क्या कर दिया जाता है, मारा जाता है। कौन मारता है, जो एरिस्टोक्रेट्स थे वही एकजुट होते, यूनिटी में आते हैं और वो क्या करते हैं, नेपोलियन को खत्म कर देते हैं। अब 18 से 15, ठीक है, 1815 से लेकर के 1813 तक जो कंजर्वेटिव रिजीम थी वो रिस्टोर हो जाती है। क्या होती है, जो कंजर्वेटिव रिजीम थी वो रिस्टोर हो जाती है। अब कंजर्वेटिव रिजीम 1815 से रिस्टोर हो गई है, अब 1813 तक हो रही है। तो सर 1813 की बात क्या होगा, तो वही बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 1815 में क्या होता है, लुई 16 की जगह क्या किया जाता है, लुई फिलिप्स को राजा बनाया जाता है, फ्रांस का एरिस्टोक्रेट मोनार्क बनाया जाता है, और पूरी तरीके से जो बर्बन डायनेस्टी थी उस समय की उसको रिस्टोर कर दिया जाता है। लेकिन क्या था, लोगों ने तो इंडिपेंडेंस का स्वाद चखा हुआ था, तो उन्होंने मन में था कि एक बार जैसे हमने पहले पटका था इनको, एक बार फिर हम इनको उठा के फिर पटक देंगे। तो सबके मन में यही कहानी चल रही थी कि हम इनको दोबारा पटक ही देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ क्या होता है, जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो नेशनलिस्ट थे, जो लिबरल आइडियाज से कह सकते हो कि इंस्पायर्ड थे, जो हमारे फर्स्ट फ्रांस रेवोल्यूशन से बहुत ही इंस्पायर्ड थे, उन सभी के दिमाग में था कि हम कैसे इनको उठा के पटके, ठीक है। और जो मोनार्क थे वो इस ताव में बैठे हुए थे कि अब तो फिर हमारा राज वापस आ गया, अब हम ही हम हैं, ठीक है। लेकिन वो सब नहीं जानते थे कि जैसे एक बार तख्ता पलट हुआ है वैसे फिर भी हो सकता है, ठीक बच्चों। तो आई होप यहाँ तक आप इस स्टोरी को कनेक्ट कर पाओगे। अब 1815 में कंजर्वेटिव रिजीम वापस आ चुका है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है।
1830 में फिर से फ्रांस में रेवोल्यूशन आता है और ये जो कंजर्वेटिव रिजीम रिस्टोर हुई थी उसे दोबारा उठा के पटक दिया जाता है। तो बच्चों आज आई होप यहाँ तक स्टोरी आप कनेक्ट कर पाए होंगे। अब स्टोरी से अगर आपने कनेक्ट कर लिया है तो अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848, तो 1815 से लेकर के 1830 तक क्या हुआ, बहुत अच्छे से लुई फिलिप ने राजपाट संभाला, ठीक है। लेकिन भाई इंडिपेंडेंस भी तो कुछ बात होती होगी, तभी तो उनको उसकी लोगों को आदत हो गई थी। तो क्या होता है, अब हम उसी को पढ़ने वाले। तो द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 48, तो सबसे पहले बात करते हैं। तो द फर्स्ट upheaval took place in the France in July 1830. The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by the liberal revolutionaries, who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. क्या होता है बच्चों कि 1830 में, ठीक है, जुलाई 1813 में जो फ्रांस में रेवोल्यूशन आता है, उस फ्रांस में रेवोल्यूशन आते पे तो जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो 1815 में जो बर्बन किंग्स जो थे, या कह सकते जो एरिस्टोक्रेटिव रिजीम था, जो कंजर्वेटिव रिजीम था, वो जो कंजर्वेटिव रिजीम 1815 में क्या हुई थी, रिस्टोर हुई थी, उसे जुलाई 1830 में जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो नेशनलिस्ट थे, जो फ्रांस के जो फ्रांस का जो रेवोल्यूशन थे उसके आइडियाज से इंस्पायर्ड थे, उन्होंने क्या किया, उसे दोबारा उठा करके पटक दिया। ठीक, सिंपल सा क्या हुआ, जुलाई 1830 में क्या, अब मैंने बताया इस बात को आपको, फिर कनेक्ट कीजिएगा थोड़ा सा बात को। क्या बताया कि ये जो रेवोल्यूशन 1830 आता है, 1815 से लेकर 1830 तक लुई फिलिप शासन करता है। लेकिन क्या होता है कि पर्टिकुलर भाई इंडिपेंडेंस कोई चीज होती है ना, उसका नशा हो गया था लोगों को, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया कि इसको उठा के फिर पटकना है, क्यों, क्योंकि वो फिर से अपनी पावर को दिखाने लगे थे। तो अब इसको लीड कौन करेगा, तो लीड करेंगे हमारे वही एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उसने 1830 जुलाई 1830 के फ्रांस रेवोल्यूशन को लीड किया, जिसमें आप देखोगे तो क्लर्क्स थे, ठीक है। अगर आप उसमें देखोगे तो कौन कौन लोगों ने सपोर्ट किया था, तो उनको सपोर्ट करने में आप देखोगे तो MM होमवर्क प्रोफेसर, ठीक है, क्लर्क, इस तरीके के जो लोग थे, जो एजुकेटेड थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन को क्या किया था, लीड किया था। अब जब लीड किया था तो लीडेंस में क्या होता है, लीडेंस में होता है कि जुलाई 1830 में लुई फिलिप्स को उठा के पटक दिया जाता है, यानी फिर से फ्रांस का तख्ता पलट हो गया है, ठीक है। जहां लुई फिलिप एरिस्टोक्रेट जो कंजर्वेटिव रिजीम दोबारा रिस्टोर हुई थी 1815 में, उस कंजर्वेटिव रिजीम को ओवरथ्रो कर दिया जाता है, उठा के पटक दिया जाता है रेवोल्यूशनरीज के द्वारा जुलाई 1830 में। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो फ्रांस रेवोल्यूशन, पहला फ्रांस का रेवोल्यूशन था 1789 में, उसमें क्या किया गया था, लुई 16 को मार के भगा दिया गया था, ठीक है, और पावर अपने हाथ में ले ली गई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो मिडिल क्लास थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लुई फिलिप्स को कहा, बेटा तुम अभी राजा बने हो, ठीक है, अभी तुमको बहुत समय नहीं हुआ, 15 साल ही हुआ है, तुम अभी राजा बने, चलो मैं तुम्हें राजा बना रहने देता हूं, लेकिन तुम किसके बिहाफ पे अब काम करोगे, कॉन्स्टिट्यूशंस के बिहाफ पे काम करोगे, संविधान के हिसाब से काम करोगे। तो होता क्या है, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, 1815 में जो कंजर्वेटिव रिजीम रिस्टोर हुआ था उसे जुलाई 1830 में उठा के पटका, और पटकने के बाद लुई 16 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। तो क्या है, were now overthrown by the liberal revolutionaries, who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe as its head. क्या किया गया, लुई फिलिप्स को अपने पैरों के नीचे ला दिया गया, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे उन्होंने अपने पैरों पे लाके गिरा दिया और उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया कि बने रहो राजा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम किसके बिहाफ पे काम करोगे, तुम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे काम करोगे। ठीक बच्चों, तो जुलाई 1830 फ्रांस का जो ये रेवोल्यूशन था वो सिंपल से ये था कि क्या किया था, जो मिडिल क्लास के लोग थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के, उन्होंने लीड किया, और जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो नेशनलिस्ट थे, जो लिबरल आइडियाज से इंस्पायर्ड थे, उन्होंने 1815 में रिस्टोर हुए
कंजर्वेटिव रिजीम को जुलाई 1830 में उठा के पटक दिया और जो लुई 16 की जगह पे लुई फिलिप्स मोनार्क बना हुआ था उस लुई फिलिप्स को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के तौर पर बांध दिया। ठीक बच्चों, यहाँ तक बात समझ। तो अब इसी सब चीजों को देख करके, ठीक है, हमारे एक अंकल हैं ड्यूक मेटरनिक, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। ठीक, तो ड्यूक मेटरनिक कौन था बच्चों? ऑस्ट्रिया का ड्यूक। ठीक है, ड्यूक मतलब होता है राजकुमार। तो ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था मेटरनिक, जो ट्रीटी ऑफ वियना थी, ठीक है, याद करो, तो ट्रीटी ऑफ वियना की बात की में ड्यूक मेटरनिक ने क्या किया था? चांसलर के तौर पर काम किया था, याद आया? तो ड्यूक मेटरनिक इसी सब को देख, इसी सब चीजों सिचुएशंस को समझ करके उसने बोला था, एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, कह सकते हैं फेमस डायलॉग है। क्या है? व्हेन फ्रांस स्नीचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। क्या था? कि व्हेन फ्रांस स्नीचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, कि अगर फ्रांस ने छींका है तो पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन आया तो पूरे के पूरे यूरोप में क्या हो जाएगी? फ्रांस की जो रेवोल्यूशन की लहर है वो फ्रांस से फैल करके पूरे यूरोप में फैल जाएगी। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि बढ़िया एक कोटेशन हो सकता है। एग्जाम के पर्पज से आप देख सकते हो कि आपके टीचर इस तरीके का कोटेशन लिख के देख सकते हैं, व्हेन फ्रांस स्नीचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। अब हु सेड दिस स्टेटमेंट? तो सर ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके स्टेटमेंट को। तो ये बात उसने फ्रांस को लेकर के कही थी कि अगर गलती से फ्रांस में रेवोल्यूशन आया तो क्या होगा? पूरे यूरोप में फिर से क्या हो जाएगी? जो रेवोल्यूशन की लहर है वो दौड़ उठे। ठीक है बच्चों, चल आगे बढ़ते हैं। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एंड अपराइजिंग द इन ब्रसेल्स। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एंड uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। देखिए, ठीक है, सर्दी फैलना शुरू हो गई। क्या हुआ था बच्चों? याद करो ट्रीटी ऑफ वियना को। ट्रीटी ऑफ वियना में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो ड्यूक मेटरनिक था, ड्यूक मेटरनिक ने फ्रांस दोबारा से अपनी टेरिटरी एक्सटेंड ना कर पाए, इसीलिए उसने क्या किए थे? फ्रांस के चारों तरफ किंगडम्स बना दिए थे। तो उन्हीं किंगडम से इन यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड करके भी एक किंगडम बनाया गया था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड बनाया गया था। तो क्या हुआ? जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम ने अपने आप को अलग कर लिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो फ्रांस में रेवोल्यूशन आया और उसको देखा नीदरलैंड में जो आज का बेल्जियम है उसने भी क्या किया? अपने आप को नीदरलैंड से अलग किया और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर होने की घोषणा कर दी। ठीक बच्चों, तो यही बात यहाँ पे लिखी गई थी। तो क्या हुआ था कि जो रेवोल्यूशन था फ्रांस का, जुलाई रेवोल्यूशन, वो स्पार्क होने लगा और क्या होने लगा? धीरे धीरे लोग इसको देख करके आगे बढ़ने लगे और सोचने लगे कि जब फ्रांस रेवोल्यूशन करके अपने आप को आजाद करा सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक बच्चों, तो ये हो गया फ्रांस हमारा रेवोल्यूट हुआ। ठीक है, तख्ता पलट हो गया, बेल्जियम का तख्ता पलट हो गया। अब बारी आती है ग्रीस की। ठीक है, तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चों थोड़ा सा ग्रीक को लेकर के एक बात पहले आपको समझा देता हूँ। फिलहाल तो एनसीईआरटी में सारी चीजें मेंशन है, लेकिन पहले से समझना जरूरी है। बच्चों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, माना जाता है कि जो मोहनजोदारो थी, ठीक है, जो जगह थी, वहीं पे कह सकते हो कि जो हमारा सिविलाइजेशन है, कह सकते हो वहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, मोहनजोदारो वगैरह से ही हमारा सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, तो वहीं आप देखोगे तो होता क्या है, उसी तरीके से जो ग्रीस है तो पूरे यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में जो सबसे पहले सिविलाइजेशन कह सकते हो हुआ है, वो सबसे पहले सिविलाइजेशन आपका ग्रीस में ही हुआ है। तो लोगों के जो सेंटिमेंट थे, यूरोप के लोगों का जो सेंटिमेंट था वो ग्रीस से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ग्रीस को कार्डल ऑफ यूरोप कहा जाता है। ठीक है, पालना गृह कहा जाता है ग्रीस का, ग्रीस को यूरोप का, क्योंकि सबसे पहले जो सिविलाइजेशन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? ग्रीस से हुआ था। और उस समय क्या था, 15वीं सेंचुरी की बात की जाए तो उस समय ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, एक मुस्लिम एम्पायर जो था वो क्या हुआ था, उस पर्टिकुलर ग्रीस में कब्जा किया। ठीक है, तो उसी को पढ़ने वाले, तो आई होप थोड़ा सा आप कनेक्ट करोगे और स्टोरी को इसके साथ। क्या था? An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. Greece has been part of Ottoman Empire since the 15th century.
ठीक है, अब क्या था कि जो ग्रीस था वो आपका लगभग 15 सेंचुरी में ऑटोमन अंपायर के अंडर में था। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस अमंग्स्ट द ग्रीक विच बीन इन 1821। अब हो क्या रहा था कि जाहिर सी बात है जो ग्रीस के लोग हैं अब वहीं से सारी सिविलाइजेशन आई हुई हैं, ठीक है, पूरे यूरोप की। तो लोगों के मन में था कि कैसे हमारे कल्चर के ऊपर कोई जो हमारा कार्डर है, ठीक है, कार्डर ऑफ यूरोप है, वहाँ पर कोई दूसरा कह सकते हो इस्लामिक धर्म जो है, जो मुस्लिम अंपायर है, वो कैसे है, ठीक है, लोगों को ये आहत हो रहा था। तो 1821 से लगातार रेवोल्यूशनरीज क्या कर रहे थे, ग्रीक की इंडिपेंडेंस के लिए वॉर कर रहे थे, ठीक है। तो क्या होता है, एक फाइनल पुश की जरूरत होती है बच्चों, किसी भी चीज को, चीजें धीरे धीरे होती तो रहती हैं लेकिन उसको एक फाइनल पुश मिलेगा तभी वो क्या होगी, एक फाइनल रिजल्ट देगी। तो 1821 से ही क्या हो रहा था, लोगों के मन में रेवोल्यूशनरीज क्या कर रहे थे, लगातार ये काम कर रहे थे कि हमें क्या करना है, जो ये ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है, इनको उठा करके फेंकना है ग्रीस से, ठीक है, क्योंकि हमारे कल्चर जहाँ से हमारा कल्चर बना हुआ है, हमारा जो कल्चर जहाँ से आया वहाँ पे किसी दूसरे धर्म का या किसी दूसरे कल्चर के लोगों का आधिपत्य होना बर्दाश्त नहीं, ठीक है। वही लिखा गया, द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरीज नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स्ट द ग्रीक व्हिच बिगन इन 1820, ठीक है। 1820 हम पढ़ तो 1830 रहे मन में बच्चों के आपका सर 1821 कैसे आया। तो 1821 से बच्चों क्या हो रहा था, पर्टिकुलर जो रेवोल्यूशन था वो लोगों के मन में आ रहा था कि हमें करना है, करना, लोग कर रहे थे, तो फाइनल पुश अभी नहीं मिला था। नेशनलिस्ट इन ग्रीस was support for the other Greek living in exile and also from many Western Europe who has sympathies for ancient Greek culture. सॉरी, ठीक है। अब क्या था कि जो एग्जाइल जिनको देश निकाला, अब भाई ऑटोमन एम्पायर था, वहां पे आप रेवोल्यूशन के लिए कुछ भी काम करोगे तो आपको जाहिर सी बात मार के भगा दिया जाएगा। तो जो एग्जाइल कर दिए गए थे, जिनको देश निकाला दे दिया गया था, वो बाहर से लोगों को अलग अलग किंगडम्स में जाकर के लोगों को कनेक्ट कर रहे थे कि आपका वो क्या है, कार्डर ऑफ यूरोप है, उसके लिए आपको लड़ना चाहिए। तो वो वहां से काम कर रहे थे और प्लस जो लोग ग्रीस के अंदर थे वो लोग भी रेवोल्यूशन के लिए काम कर रहे थे। और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज जो थी, जो सिंपैथी रखती थी ग्रीस से कि वो हमारा कार्डर है, हमारा कल्चर है, वहां से शुरू हुआ है, तो वो उन्होंने भी क्या किया, ग्रीस को सपोर्ट देना शुरू किया। Poet and artist lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim empire. और जो पोएट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी क्या किया, बहुत स्ट्रगल किया ग्रीस के कह सकते हो कि इंडिपेंडेंस में, और उन्होंने लोगों को ओपिनियन दिए, ठीक है, और उनको समझाया कि जो मुस्लिम अंपायर है उसको वहाँ से हटाना चाहिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के एक हमारे पोएट का यहाँ पे जिक्र है, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन, ठीक है, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन ऑर्गेनाइज्ड फंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, ठीक है। पोएट्स और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने लोगों को कनेक्ट करना शुरू किया, उन्हें समझाना शुरू किया कि हमारा कल्चर जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पे मुस्लिम अंपायर स्टैब्लिश है, वहाँ से हमें उन्हें हटाना होगा, हमें एक होना होगा। और वो क्या करते थे, फंड इकट्ठा करते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते थे। तो उन्हीं में क्या है, एक पोएट का जिक्र हुआ है, लॉर्ड बायरन, ठीक है। लॉर्ड बायरन क्या करते थे, वो भी लोगों को समझाते थे अपनी पोएट्री के थ्रू और लोगों से मिलते थे, और वो क्या करते थे, फंड इकट्ठा करते थे ग्रीस में इंडिपेंडेंस के लिए, वॉर के लिए। तो फंड इकट्ठा करते थे और फंड इकट्ठा करने के साथ साथ वो खुद गए ग्रीस में लड़ने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश 1824 में उनको फीवर के कारण उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। वो डेथ हो जाती है उनको 1824 में फीवर की वजह से। लेकिन आप देखोगे कि किस तरीके से लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आप बात करोगे तो अगर हमारा कोई धार्मिक स्थल है और उस धार्मिक स्थल में किसी भी तरीके की चीजें होती हैं तो आप आहत होते हो, ठीक है, आप आहत होते हो कि अरे हमारा वो पूजा घर था, हमारा धर्म के भगवान थे वहाँ पे, हमारे धर्म के लोग वहाँ रहते थे, ऐसे कैसे हो गया, हमें वॉर करना चाहिए, हमें उनको वहाँ से भगाना चाहिए। तो उसी तरीके से ग्रीस को भी कार्डर ऑफ यूरोप कहा जाता है क्योंकि वहीं से उनका कल्चर आया। तो लोग वहाँ जितने भी यूरोप के लोग थे वो उनका एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था ग्रीस के साथ, और जिसकी कारण उन्होंने ग्रीस को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ऑटोमन एम्पायर से, मुस्लिम एम्पायर से इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने क्या किया, अपना सपोर्ट देना शुरू किया। फाइनली द ट्रीटी ऑफ
कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंस नेशन। हुआ क्या कि आपके कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह है ग्रीस में, वहां पे 1832 में रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंस नेशन, वहां पे ट्रीटी साइन होती है और उस ट्रीटी में क्या होता है, ग्रीस को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया जाता है, यानी स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। तो बधाई हो, ग्रीस भी हमारा क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। आई बच्चों बात समझ में, क्या थी ग्रीस की कहानी कि 15वीं सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। अब ऑटोमन एम्पायर कहता था मुस्लिम एम्पायर था, लेकिन जो यूरोप का सिविलाइजेशन है, ठीक है, जो रोमन कल्चर है, वो कहाँ से कह सकते हो कि अराइज हुआ था, तो राइज हुआ था ग्रीस से, इसीलिए ग्रीस को कार्डर ऑफ यूरोप कहा जाता है। लेकिन वहाँ पे मुस्लिम एम्पायर था, जिसको देख करके लोगों ने ये मन में आया कि हमें इनको यहाँ से हटाना चाहिए। तो 1821 से रूपरेखा तैयार हो रही थी, ठीक है, लोग ग्रीस के अंदर से, ग्रीस के बाहर से ग्रीस को सपोर्ट कर रहे थे ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि फ्रांस का 1830 में रेवोल्यूशन हुआ, तो 1830 के बाद ग्रीस को भी देखकर ऐसा लगा कि अब हमारा भी टाइम आ गया, तो उन्हें भी 1830 के बाद 1832 में एक फाइनल पुश मिलता है फ्रांस को देख करके, और वो क्या करते हैं, ग्रीस को आजाद करा लेते हैं। और फाइनली 1832 में एक ट्रीटी साइन होती है, कहाँ पे, कॉन्स्टेंटिनोपल में, जहाँ पे ग्रीस को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया जाता है। तो आई होप बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब बच्चों यहीं पे बात को रोकते हैं, क्योंकि अब जो का अगला टॉपिक होने वाला है, वो अगला टॉपिक आपका थीम से है, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम लोग रोमांटिज्म को ऊपर समझेंगे, ठीक है। रोमांटिज्म क्या है, ये हमारी एक थीम है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप इसको, स्टोरी को कनेक्ट कर पाए होंगे, ठीक। तो एक बार फिर से होल स्टोरी, या कह सकते हो जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा है, उसको एक बार रिव्यू लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या क्या पढ़ा हम लोग। ये 1830 में क्या होता है कि लोगों, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, उन्होंने क्या किया, जो 1830 की जुलाई रेवोल्यूशन में उन्होंने लुई फिलिप्स को उठा करके क्या कर दिया, उठा के पलट दिया। यानी 1815 में जो कंजर्वेटिव रिजीम स्टैब्लिश की गई थी, इंस्टॉल की गई थी, उनको रिस्टोर किया गया था, उसे 1830 में जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, उन्होंने क्या किया, उठा के पटक दिया और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्रांस को देख करके लोगों को इंस्पिरेशन मिला, और जिसकी वजह से जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड था, उससे आज का जो बेल्जियम, उसने अपने आप को अलग करके एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे अपनी घोषणा कर दी। और इसी सबको देख करके जो हमारे ड्यूक अंकल हैं, उन्होंने कहा है कि व्हेन फ्रांस स्नीचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने अपना दिया है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, अब बेल्जियम आजाद हो गया, बेल्जियम के साथ साथ ग्रीस में भी क्या हो रहा था, जो रेवोल्यूशन को लेकर के एक फाइनल पुश की जरूरत थी, वो 1830 में हुए फ्रांस के रेवोल्यूशन से उनको मिलता है। फ्रांस में क्या था, फ्रांस हमारा कार्डर ऑफ यूरोप था, जहाँ पे सिविलाइजेशन पहले आई है, ठीक है, रोमन कल्चर वहाँ से कह सकते हो कि आगे बढ़ा है। तो वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर यानी मुस्लिम एम्पायर थी, जिसको वहाँ से लोग हटाना चाहते थे। तो 1821 से सारी रूपरेखा तैयार हो गई थी, लोग ग्रीस के अंदर रह करके और ग्रीस के बाहर रह करके क्या करते थे, ग्रीस को आज़ाद कराने के लिए काम करते थे, जिसमें आपके पोएट, आपके आर्टिस्ट भी अपना सपोर्ट देते थे। जिसमें से हमारे लॉर्ड बैरन करके एक पोएट थे, जिन्होंने फंड भी इकट्ठा किया, और वो पर्टिकुलर ग्रीस के वॉर में शामिल होने के लिए गए भी थे, लेकिन संजोगवश 1824 में फीवर के कारण उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन लोगों के सपोर्ट और वेस्टर्न यूरोप के वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट से क्या होता है, ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ता है और ऑटोमन एम्पायर को वहाँ पे से मार भगाया जाता है। और 1832 में जो कॉन्स्टेंटिनोपल करके जगह थी, वहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है, और उस ट्रीटी में ये घोषणा होती है कि अब ग्रीस क्या है, एक इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज जो हम लोगों ने अपना ये जो रेवोल्यूशन का एक चक्र पढ़ा हुआ है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।